गरीब सहेली के ब्यूटी पार्लर आई अमीर सहेली। गायत्री अपने पति मोहन और सास विमला के साथ एक छोटे से गांव नाहरपुर में रहती थी। गायत्री का ससुराल बहुत गरीब था। गायत्री के पति मोहन ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था, जिसके चलते मोहन के कंधों पर ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। गायत्री बहू, ओ गायत्री बहू, कहाँ हो? ना जाने कहाँ चली गई है। घर का इतना सारा काम पड़ा है, ना जाने कब आएगी और कब ये काम खत्म होगा। इस उम्र में भी इस बुढ़िया को कोई आराम नहीं है। क्या हुआ माँ, खुद से क्या बात कर रही हो? ना जाने गायत्री कहाँ चली गई। घर का इतना काम पड़ा है, अब इस उम्र में भी क्या मुझे ही काम करना पड़ेगा? अरे माँ, वो मैं आपको बताना भूल गया। वो शांति काकी है ना, उनकी बेटी की आज सगाई है, तो गायत्री वहीं उसका मेकअप करने गई है। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। क्या जरूरत है दूसरों के घर जाकर? उनको क्या कहा था तूने में? माँ, मेकअप। हाँ वही, क्या जरूरत है इसे ये करके पैसे कमाने की? हमारे घर की बहू बेटियां बाहर जाकर काम नहीं करती हैं। माँ, तुम भी ना अपनी सोच बदलो। आज के समय में हर कोई काम करता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लो देखो, आ गई गायत्री। आ गई महारानी। अगर दूसरों से फुर्सत मिल गई हो तो जरा अपने घर पर भी ध्यान दे दो। सुबह से एक कप चाय भी नहीं पी है। माँ जी आप बैठिए, मैं बस 5 मिनट में चाय बना कर लाती हूँ। गायत्री, मेरा भी खाना तैयार कर दो, मुझे भी देरी हो रही है। अगर समय से काम पर नहीं पहुंचा तो सेठ पैसे काट लेगा। जी मैं जल्दी से आपका खाना तैयार कर देती हूँ। गायत्री दिखने में तो ज्यादा सुंदर नहीं थी और ना ही गायत्री का रंग गोरा था, लेकिन गायत्री को मेकअप करना बहुत अच्छे से आता था। इसलिए जब भी उसके गांव में कोई फंक्शन होता तो वो वहां जाकर दूसरों का मेकअप करती, जिससे कुछ पैसे उसके घर में आते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक जा ही रहा होता है कि एक दिन मोहन, तुम ऊपर जाकर जो बाकी का सामान है उसे नीचे ले आओ। ठीक है सेठ जी। मोहन एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता था। मजदूरों के लिए यूज होने वाले लिफ्ट से मोहन नीचे ही आ रहा होता है कि तभी अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है और लिफ्ट तेजी से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से मोहन के पैर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। हाय मेरा बेटा, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? देखिए, इन्हें कम से कम 2 महीने तक बिस्तर से उठना नहीं है और ये उनकी दवाई है। आपको इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो ये कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर, हम इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? अब ये घर कैसे चलेगा? घर का खर्चा, दवाई का खर्चा कहाँ से लाएंगे हम? माँ जी आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ ना। तो क्या करेगी बहू? माँ जी मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं आता है, लेकिन मेकअप करना बहुत अच्छे से आता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं लोगों का मेकअप करना शुरू कर दूँ। लेकिन बहू, उसके लिए हमें किसी दुकान की जरूरत पड़ेगी और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम कोई दुकान किराए पर लें। माँ जी, हमारे घर के सामने जो बरगद का पेड़ है ना, उसी के नीचे टेबल कुर्सी डाल दूंगी और वहीं अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी। विमला को अपनी बहू का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन ही गायत्री बरगद के पेड़ के नीचे अपने मेकअप का सामान और टेबल कुर्सी डालकर बैठ जाती है। गायत्री बहुत ज्यादा अच्छा मेकअप करती थी, लेकिन मेकअप के मुकाबले उसकी उतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। ड्राइवर, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? पता नहीं मालकिन, गाड़ी अपने आप ही रुक गई है। लगता है गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। आप बैठिए, मैं गाड़ी को चेक करता हूँ। ठीक है, तुम गाड़ी चेक कर लो, मैं जब तक थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ। वैसे भी मैं बहुत समय बाद गांव आई हूँ। रम्या बहुत समय बाद कोई गांव आई थी। गांव को देखकर रम्या को अपनी बचपन की सहेली की याद आ जाती है। रम्या गांव घूमना शुरू ही करती है कि तभी उसकी नजर मेकअप कर रही गायत्री पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और गायत्री के पास जाती है। गायत्री, तुम यहाँ? रम्या तुम, वो भी इतने सालों के बाद? कैसी हो तुम? गायत्री और रम्या बचपन की सहेली होती हैं। इतने सालों के बाद मिलने पर दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों गले मिलते हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो और आज यहाँ? मैं इस रास्ते से जा ही रही थी कि तभी अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि जब तक गाड़ी सही होगी मैं गाँव घूम लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी यहाँ इस गाँव में हुई है। शादी के इतने टाइम बाद आज हम यहाँ मिल रहे हैं। हाँ रम्या, तुम्हें याद है बचपन में हम कैसे पूरा दिन खेला करती थी? हम हमेशा साथ में ही रहती थी। हमारा साथ में खेलना, उठना, बैठना, खाना पीना था। हाँ गायत्री, मुझे हर बात याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ।
दोनों सहेलियां मिलकर अपना बचपन याद करती हैं, दोनों साथ में बड़ी होती हैं। लेकिन रम्या के अमीर होने की वजह से रम्या की शादी बहुत अमीर घर में हो जाती है और वहीं गायत्री के गरीब होने की वजह से गायत्री की शादी एक गरीब परिवार में ही होती है। दोनों सहेलियां शादी के बाद अलग हो जाती हैं और आज पूरे 3 साल बाद मिलती हैं। लेकिन गायत्री, तुम तो बहुत अच्छा मेकअप करती थी ना, तो तुम इस पेड़ के नीचे बैठकर इतने कम पैसों में मेकअप क्यों कर रही हो? तुमने अपना ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोला? रम्या की बात सुनकर गायत्री रोने लग जाती है, जिसके बाद वो सारी बात अपनी सहेली को बताती है, जिसे सुनकर क्या यहाँ इतना सब कुछ हो गया? गायत्री तू रो मत, अब तेरी सहेली आ गई है, अब तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पति हर्ष फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें अभी एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट की भी जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुमसे अच्छा कोई मेकअप आर्टिस्ट मिल सकता है। रम्या अपने पति हर्ष से बात करती है। गायत्री का मेकअप सबको बेहद ही पसंद आता है, जिसके बाद सिर्फ कुछ ही समय में गायत्री बहुत फेमस मेकअप आर्टिस्ट बन जाती है और अपना खुद का एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है, जिससे गायत्री का ससुराल अब बिल्कुल ठीक हो जाता है और गायत्री का पति मोहन अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। गायत्री बहू, आज तेरी ही लगन मेहनत से हम उस गरीबी से निकल पाए हैं और इस महल जैसे घर में आ पाए हैं। हाँ गायत्री, अगर तुम न होती तो शायद मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाता और न ही आज अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो पाता। तुम्हारी मेहनत से आज हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो पाया है। माँ जी, मोहन जी, ये मेरा फर्ज था कि मैं अपने परिवार को इस परेशानी से निकालूं और इसमें सिर्फ मेरी ही मेहनत नहीं, रम्या और हर्ष जी की भी मेहनत है। अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। ऐसा नहीं है रम्या, तुम आज अपनी मेहनत से ही यहाँ तक पहुँची हो। हाँ गायत्री, हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रम्या, अगर तुम ना होती तो ना जाने क्या होता। तुम जैसा हर एक दोस्त हर किसी के पास होना चाहिए और तुम्हारे जैसा भी दोस्त। गायत्री की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। गायत्री के परिवार में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम कुंडरीकाक्षाय मंगलम तनोहरि। यजमान शादी संपन्न हुई। राघव की शादी गांव की सीधी सादी सुमन के साथ हो जाती है, जिसके बाद सुमन बहू बनकर ससुराल चली आती है, जहां यशोदा खुशी से उसका स्वागत करती है। सुमन बहू, इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। सुमन अभी गृह प्रवेश कर ही रही होती है कि तभी राघव गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे में चला जाता है। माँ जी, राघव जी को क्या हो गया? वो ऐसे कमरे में क्यों चले गए? अरे बहू, तू अपना मन छोटा मत कर। हो सकता है शादी ब्याह के भागदौड़ के कारण थक गया होगा। जा, अब तू भी जाकर आराम कर ले। यशोदा की बातों में एक अलग ही हिचक भरी हुई थी। सुमन के कमरे में जाते ही हरि कहता है, आखिर तुम्हारा लाड साहब चाहता क्या है? तुमने देखा ना अभी उसने क्या किया? अजी, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। अब शादी हो गई है, देखना धीरे धीरे वो बहू को अपना लेगा। क्या सचमुच में यशोदा की ये सोच पूरी होने वाली थी? कमरे में आकर सुमन हल्की सी हंसी के साथ राघव को दूध का गिलास देती है। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। राघव गुस्से में दूध का गिलास तोड़ देता है और सुमन को बुरी तरह झकझोरते हुए कहता है, तू क्या खुद को हुर की परी समझती है? हाँ, ये शादी मेरे लिए एक समझौता है। कभी आईने में अपनी शक्ल देख, तू कहाँ से लगती है? तू मेरी पत्नी के लायक न रूप न रंग, और तेरी औकात मेरी जूते की धूल के बराबर भी नहीं। खबरदार जो मुझ पर एक हक जताने या मेरे करीब आने की कोशिश की। राघव जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। राघव के इस रूखे रवैये को देखने के बाद शादी को लेकर देखे गए सुमन के सारे सपने टूट जाते हैं और वो सारी रात फर्श पर पड़ी पड़ी फूट फूट कर रोती है। इस तरह वक्त गुजरता है। सुमन अपने सास ससुर को कुछ भी नहीं बताती और खुद में घुटती रहती है। वहीं दूसरी तरफ राघव को शहर में नौकरी मिल जाती है। माँ, पिताजी, मुझे शहर में नौकरी मिल गई है, मुझे जाना होगा। अरे तो हमने कब मना किया है, लेकिन अपने साथ बहू को भी लेता जा। पिताजी, मैं शहर जा रहा हूँ, 4 धाम की यात्रा पर नहीं, जो इसे भी अपने साथ लाद कर ले जाऊं। बाबूजी, मैं ठहरी अनपढ़ गवार, मैं शहर जाकर क्या करूंगी? यहाँ भी तो आपकी सेवा बाड़ी करने के लिए कोई चाहिए। सुमन की बात पर उसके सास ससुर मान जाते हैं और राघव शहर चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात शहर की मॉडर्न लड़की रुबीना से होती है। रुबीना बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देखकर राघव उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वाह, कितनी सुंदर है, काश कि ये मेरी पत्नी होती। उसके बाद राघव रुबीना के पास आकर उससे बातें करने लगता है।
हाय, मेरा नाम राघव है। आई एम रुबीना। टेल मी वन थिंग, क्या किसी ने आपको कहा है आप बहुत ही खूबसूरत हैं? रुबीना राघव की मक्खनबाजी भरी बातों में आ जाती है और गुजरते दिनों के साथ राघव रुबीना के सामने इम्प्रेशन जमाने के लिए उसे महंगे महंगे गिफ्ट ला कर देता है और एक दिन उसे प्रपोज करता है। आई लव यू सो मच रुबीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस राघव, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद राघव रुबीना से शादी करके उसे अपने गांव ले आता है। घर आई सौतन को देखकर सुमन को बहुत ही दुख पहुंचता है। राघव, ये तू किस लड़की को घर ले आया है? अरे भगवान, क्या अभी तुम्हें सबूत चाहिए? इस जैसी दगाबाज औलाद होने से अच्छा तो हम बे औलाद होते। ये मेरे खून का सबसे बदनाम कतरा है। सुमन बहू, अपने ससुर को माफ कर देना। मेरे एक गलत फैसले की वजह से तेरी जिंदगी खराब हो गई। अपनी बहू की शहरी सौतन को देखकर हरी को उसका किया गया गलत फैसला खाए जा रहा था। तभी उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो दम तोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अजी उठो ना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी, आंखें खोलिए। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। यही चाहता था ना तूने सिर्फ बहू का भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि मुझसे मेरा सुहाग भी छीना है। हाँ राघव, तू अपनी माँ के विधवा होने का कारण है। इसके बाद हरी का अंतिम संस्कार होता है। तभी राघव रुबीना से कहता है, रुबीना, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं अपने पिताजी की मौत का गुनहगार हूँ? नो राघव, बल्कि सारी गलती तुम्हारी उस बॉर्डम बीवी की है। उसी के कारण तुम्हारे डैडी की जान गई है। राघव पूरी तरह रुबीना के भड़कावे में आ जाता है और सुमन के प्रति उसकी नफरत की नींव अब और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। एक शाम सुमन रसोई में खाना बना रही होती है। तभी रुबीना उसे चिढ़ाने के लिए कमरे में आने को कहती है। अरे ओ मेरी बॉडम सौतन सुमन, अरे ओ सुमन, अरे ओ मेरे पति की रिजेक्टेड पीस, चल यहाँ आ। अपनी सौतन की आवाज सुनकर सुमन कमरे में आती है, जहाँ शॉर्ट नाइटी पहने हुए रुबीना राघव से लिपटी होती है। ये देखकर बहू की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं। मैं बाद में आती हूँ। अरे ओ रुक यहीं, जाकर मेरे हस्बैंड के लिए ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस बनाकर ला। सुमन की आंखों के आगे अपनी सौतन और पति के करीबी का वो संगीन नजारा बार बार आने लगता है, जिसे वो रसोई में आकर फूट फूट कर रोती है। जिसे देखकर यशोदा कहती है, अरे क्या बात है बहू, तू रो क्यों रही है? मैं जानती हूँ एक सुहागन के लिए अपने पति को पराई औरत से बांटना आसान नहीं होता। माँ जी, राघव जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? माँ जी, एक औरत अपना सब कुछ बांट सकती है, मगर अपना सुहाग और सिंदूर नहीं बांट सकती। मगर अगर राघव जी रुबीना के साथ खुश हैं, तो मुझे अपनी सौतन की सोहबत भी मंजूर है। अपने पति की खुशी के लिए बहू अपनी शहरी सौतन को स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। तभी एक दिन सुमन रुबीना के कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी राघव उसे रुबीना समझकर गले से लगा लेता है। इतने में रुबीना वहां आ जाती है। राघव, ये तुम क्या कर रही हो? रुबीना, मुझे लगा कि तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से लिपटने की? मैं तुम जैसी गांव की गवारों की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये लटके झटके दिखाकर दूसरों का पति छीनती हो। गलत कह दिया तुमने रुबीना। मेरी बहू ने तुम्हारा पति नहीं छीना, बल्कि तुमने मेरी बहू की सौतन बनकर उसका पति छीना है। मेरी बहू गांव की गौ की तरह भोली है। इसने अपना सुहाग, अपना सिंदूर तुझे भीख में दिया है। चल सुमन बहू। अपनी सास के तीखे ताने सुनकर रुबीना गुस्से में तिलमिला जाती है। तभी जब सुमन घर की सफाई कर रही होती है तो रुबीना जानबूझकर अपनी सैंडल की नोक से उसका हाथ कुचल देती है। माँ, मेरा हाथ। क्या हुआ मेरी सौतन, दर्द हुआ ना? मुझे भी बहुत चिढ़ हुई थी जब तूने उस दिन मेरे पति से चिपकी थी। यही उसकी सजा है। इस तरह रुबीना किसी न किसी तरीके से सुमन को परेशान किया करती, मगर सुमन सब कुछ चुपचाप से सहती है। एक दिन रुबीना जब कानों में हेडफोन लगाकर टेरेस पर टहल रही होती है, तभी उसके सैंडल स्लिप कर जाती है और वो छत से नीचे गिरने लगती है।
हेल्प मी, कोई मुझे बचाओ। इतने में अचानक राघव दफ्तर से घर आ जाता है, मगर छत पर उसके पहुंचने से पहले ही सुमन वहां आ जाती है। घबराओ मत रुबीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। रुबीना सुमन का हाथ पकड़कर ऊपर आ जाती है और सुमन रुबीना को लेकर नीचे आती है। तुम ठीक हो? रुबीना के लिए सुमन के मन में इंसानियत देखकर राघव बहुत शर्मिंदा होता है और वही रुबीना भी शर्म से पानी पानी हो जाती है। सुमन, ये जानते हुए कि मैं तुम्हारी सौतन हूँ, तुमसे तुम्हारे पति को छीन लिया और तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुमने मेरी जान बचाई। इसमें तुम्हारी गलती नहीं रुबीना, खोट तो मुझ में है। राघव जी को 7 फेरों के बंधन के बाहर जाकर अपना हमसफर चुनना पड़ा। आज मैं अपनी नजर में गिर गया हूँ। मैंने तुम दोनों के साथ गलत कर दिया है। आज मैं जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ा हूँ जहाँ मैं किसी एक को चुन भी नहीं सकता। सुमन, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों सौतन बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर साथ रहें? तुमने मुझसे अपना सिंदूर बांटा है, इसलिए आज मैं सुहागन हूँ, मगर मैं तुम्हारा पति छीनकर खुश नहीं रह सकती और मैं राघव के बिना भी नहीं जी सकती। चुप हो जाओ रुबीना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम साथ मिलकर रहेंगे। ये सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राघव भी सुमन को अपनी पत्नी मान लेता है, जिसके बाद सुमन अपनी सौतन के साथ एक ही छत के नीचे खुशी से रहने लगती है।